स्टूडेंट्स अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच चेंजेस द शेप ऑफ अ बॉल। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जो बॉल की शेप को चेंज कर दे। तो स्टूडेंट दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, क्या है वो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास, फोर्स। फोर्स अप्लाई करने से आप क्या कर सकते हो, बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हो, साइज को चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। क्लियर, तो आंसर क्या आएगा इसका, फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिफाइन टर्म फोर्स। वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत इजी लैंग्वेज में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। फोर्स क्या है, इट इज अ पुश और पुल। क्लियर, आप सिर्फ इतना भी लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अदरवाइज देखो इसमें क्या आंसर गिवन है, अ फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कोज or tends to cause a motion in an object at rest or changes or tends to change the direction of motion of a moving object or the shape or size of the object। it means वो ये बोल रहे हैं कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप किसी बॉडी के ऊपर अगर अप्लाई करोगे तो क्या कर सकती है, फोर्स बॉडी की शेप को चेंज कर सकती है, साइज को चेंज कर सकती है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको मूव करवा सकती है और अगर बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकती है। ओके, बट अगर आप सिंपल भी लिखते हो, फोर्स को डिफाइन करते हो, इट इज अ पुश और पुल, ठीक है, विच कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, इतना लिखोगे इट्स ओके, तब भी ठीक है ये। ओके, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेज हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिफाइन बैलेंस फोर्सेज। बैलेंस फोर्सेज किसको बोलोगे स्टूडेंट्स, बैलेंस फोर्सेज क्या होते हैं, सपोज दिस इज अ बॉडी, अगर इस बॉडी पर आप इधर और इधर दोनों साइड इक्वल फोर्स लगा रहे हो, अगर आपने इधर भी 5 न्यूटन फोर्स लगाई है और इधर भी 5 न्यूटन, तो जैसे हम मैथ में करते हैं, इस साइड अगर आप डायरेक्शन प्लस लेते हो, इस साइड माइनस, तो कैंसिल, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, 0। तो इस तरह की फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। मतलब ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज। तो बैलेंस फोर्स क्या है स्टूडेंट, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, ठीक है, इट इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी साइमल्टेनियसली, जो एक साथ किसी बॉडी के ऊपर लगे, ठीक है। तो उस तरह की फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। तो रिजल्ट क्या होगा उसका, 0, रिजल्ट विल बी 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, डिफाइन अनबैलेंस्ड फोर्सेज। अनबैलेंस फोर्स स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, देखो जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, हमने यहाँ पर क्या था, इक्वल फोर्स अप्लाई की। अब वही अगर हम एक बॉडी के ऊपर इधर लगा दे 6 न्यूटन फोर्स, इधर लगा दे 7 न्यूटन फोर्स, तो क्या होगा, अगर हम इधर 7 लगा देंगे, अब ये फोर्सेज कैसी हैं, अपोजिट तो है बट इक्वल नहीं है, ठीक है। एक साइड डायरेक्शन अगर प्लस लोगे, दूसरी साइड माइनस, तो क्या आएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा ना, जैसे मैथ में सोल्व करते हो, +7 - 6 1 आएगा। ओके, तो रिजल्ट इसका 0 नहीं होगा। और बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा हो, बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। तो कोई भी बॉडी जब वर्क करती है, मूव करती है, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स मूव करती है, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, टू फोर्सेज ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखो अनइक्वल है, एक तरफ हमने 6 लगाया, 6 न्यूटन फोर्स, और एक तरफ 7 न्यूटन, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, दिस इज ओनली जस्ट फॉर एग्जांपल। आप एक तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगा दो, एक साइड 20 न्यूटन, मतलब दोनों साइड फोर्सेज इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो टू फोर्सेज ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली आर नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्सेज। द रिजल्टेंट फोर्सेज ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेज नॉन जीरो। तो जो इनका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नॉन जीरो, उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन पोजीशन और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसी फोर्स का नाम बताओ जो रिस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो क्या है वो स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने बात की कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, ठीक है, तो कौन सी फोर्स लगती है, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स से तो नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम किसकी बात करेंगे, अनबैलेंस फोर्स। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉल इज मूविंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। एक बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के ऊपर मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बॉल। तो बॉल के ऊपर किस तरह की फोर्सेज लग रही हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फोर्सेज कैसी होंगी, बैलेंस्ड फोर्सेज। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन देखो, an unbalanced force is acting on an object, list two possible effects that will be caused in the motion of an object। स्टूडेंट्स, अगर किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है तो बताओ उसका इफेक्ट क्या होगा। टू पॉसिबल इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो स्टूडेंट्स देयर आर सो मेनी इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। देखो इसमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज, कि मे बी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, मे बी शेप चेंज हो जाए, मे बी साइज चेंज हो जाए, या और क्या लिखे, ऑब्जेक्ट मे बी एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड। ऑब्जेक्ट जो है वो भी उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, या फिर रिटार्डेड क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। ओके,
व्हाट डू मीन बाय इनर्शिया? इनर्शिया क्या है स्टूडेंट्स? इनर्शिया की सिंपल डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, कि हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें बट बॉडी क्या करती है? उस फोर्स का विरोध करती है, अपोज करती है। बॉडी क्या चाहती है कि उसकी जो स्टेट है वो उसी में रहे। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है। तो हम क्या बोलते हैं? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन आइदर इन रेस्ट और मोशन। तो क्या लिखे इसमें? द टेंडेंसी, ठीक है, ऑफ बॉडी टू अपोज any change in its state either in rest or uniform motion is called inertia. Okay, next क्या है हमारे पास? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द काइंड्स ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट इसमें क्या है? काइंड ऑफ इनर्शिया मतलब इनर्शिया की टाइप्स की बात की है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनर्शिया? ठीक, पहले हमने इनर्शिया को डिफाइन किया। यहाँ पर इनर्शिया क्या है? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन। पोजीशन कोई भी हो, चाहे रेस्ट हो चाहे मोशन हो, बॉडी क्या करती है? उसके ऊपर लगने वाली फोर्स का विरोध करती है, अपोज करती है। अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ओके स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को करने से ना आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, वर्क पावर एंड एनर्जी। और मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसके अंदर कवर कर लेंगे, और आप देख भी सकते हो साइड बाय साइड कि इनके क्वेश्चंस के साथ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन सीबीएसई में कब कब आया हुआ है। 2010, 12, 15, 13, 15, 12 में, 10, 12 में, 11 में, मतलब सारे क्वेश्चन ही कैसे हैं? ये आपके लास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो इनको ध्यान से करना स्टूडेंट्स। ओके, नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर इनर्शिया। स्टूडेंट ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जो इनर्शिया को मेजर करती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या है? मास। ठीक है, जो इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर कोई बॉडी ज़्यादा भारी है तो उसका इनर्शिया भी कैसे होगा? ज़्यादा। बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएगी, इनएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बॉडी की। ओके, ऑन व्हाट फैक्टर डज इनर्शिया डिपेंड? वही क्वेश्चन आ गया, सेम किस पे डिपेंड करते हैं? इनर्शिया, मास पे। ठीक, दोनों का आंसर सेम है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10, 11। विच हैज़ मोर इनर्शिया? देखो स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड है? इनर्शिया के ऊपर। अ मैन और अ चाइल्ड, एक बच्चा है और एक आदमी है। ठीक है, सीनियर पर्सन है, तो उसमें से किसका इनर्शिया ज़्यादा है? किसका होगा? ऑब्वियस, अभी मैंने आपको बोला कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। ठीक है, तो मास किसका ज़्यादा होगा? मैन का। तो मोर इनर्शिया, मैन हैज़ मोर इनर्शिया एज कम्पेयर टू चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देख लेते हैं हम। विच हैज़ हाइएस्ट इनर्शिया सॉलिड मेड ऑफ एल्यूमिनियम, स्टील एंड वुड ऑफ सेम शेप एंड सेम वॉल्यूम। क्लियर, किसका इनर्शिया ज़्यादा है स्टूडेंट्स? देखो इसमें भी ये पूछा है कि अलग अलग मेटल्स के नाम दे दिया आपको। सॉलिड है वो किस किस का बना है? एल्यूमिनियम का बना हुआ है, स्टील का बना है, वुड का बना है, जिसकी शेप वॉल्यूम सेम है। तो ये बताओ इनर्शिया किसका ज़्यादा है? सॉलिड मेड अप ऑफ स्टील हैज़ द हाईएस्ट इनर्शिया। क्लियर, हैवी मेटल का नाम ले लिया कि जो सॉलिड स्टील का बना है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्यों? बिकॉज इट्स मास इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम एंड वुडन सॉलिड, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है स्टील का, दैट्स वाई इसका जो इनर्शिया है वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ओके, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी। देखो स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉरी, इनर्शिया के ऊपर, कि एक ऐसी प्रॉपर्टी का नाम बताओ जो क्या करती है? वेलोसिटी का विरोध करती है, अपोज करती है। तो वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास इनर्शिया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर वेलोसिटी। इनर्शिया, ये भी हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन अ टग ऑफ वॉर द रोप डजंट मूव इन एनी डायरेक्शन, व्हाई? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्या कह रहे हैं? टग एंड वॉर एक गेम में, ठीक है, क्या कर रहे हैं? दोनों साइड से टीम फोर्स लगा रही है, इधर भी टीम फोर्स लगा रही है, ठीक है, और इधर भी। तो बॉडी किस साइड? बॉडी किसी भी डायरेक्शन में वो कह रहा है मूव नहीं कर रही। बॉडी डजंट मूव इन एनी डायरेक्शन, व्हाई? स्टूडेंट्स, अभी हमने पीछे बात की बैलेंस फोर्स। ओके, जब दोनों साइड से फोर्स इक्वल होगी तो बॉडी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। ओके, अगर इधर भी 20 न्यूटन फोर्स हो जाए, इधर भी 20 न्यूटन, तो डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो दीज फोर्सेज आर कैंसल, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द बॉडी, बॉडी मूव नहीं करेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ड्यू टू बैलेंस फोर्सेज, बिकॉज बैलेंस फोर्सेज एक्ट ऑन द रोप। ठीक है, बोथ द टीम्स अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज ऑन द रोप, दैट्स वाई रोप डजंट मूव इन एनी डायरेक्शन। ओके, आप सिंपल इसका आंसर अगर ये बताते हो कि ड्यू टू बिकॉज ऑफ बैलेंस फोर्सेज, तब भी ठीक आएगा। ठीक,
विच वन हैज़ ग्रेटर इनर्शिया, किसका इनर्शिया ज़्यादा है स्टूडेंट्स? अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया मैन एंड चाइल्ड वाला, अब ये क्वेश्चन और आ गया यहाँ पर, अ स्टोन ऑफ मास 1 kg और अ स्टोन ऑफ मास 5 kg। वेरी इजी स्टूडेंट्स। अब मुझे लगता है कि आप बच्चे मुझे आंसर दे सकते हो, और जो जो बच्चे इसका आंसर देना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना क्या होगा इसका आंसर। वैसे आंसर आपको यहाँ मिल चुका है, ठीक है। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, ओके लिखो भाई ये। तो किसका ज़्यादा होगा? 5 kg स्टोन हैज़ ग्रेटर इनर्शिया, ओके वेरी इजी। वट काइंड ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए हम किस तरह की फोर्स चाहिए, ये भी हमने अभी पीछे बात की है कि कोई भी बॉडी कम मूव करेगी जब उसके ऊपर कैसी फोर्स लगेगी? अनबैलेंस फोर्स, ओके ठीक। जब हमने पीछे भी ये क्वेश्चन किया था कि जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कौन सी फोर्स थी उसके ऊपर? बैलेंस फोर्स, ठीक। तो अब क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए कौन सी फोर्स लगेगी? अनबैलेंस फोर्स। ए बॉल इज मूविंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन देम? स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे किए, सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रही है, क्या आएगा आंसर? बैलेंस्ड फोर्स, ओके। नेम द फोर्सेस व्हेन देयर रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो। स्टूडेंट देखो एक ही क्वेश्चन को कितनी तरह से घुमा के एग्जाम में पूछा हुआ है ना, इसमें भी क्या क्या कह रहा है वो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? नेम द फोर्सेस, टाइप ऑफ फोर्सेस व्हेन देयर रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, ठीक है, कि जो रिजल्टेंट होगा फोर्सेस का वो जीरो नहीं होना चाहिए। और ऐसा किस किस में होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। जब फोर्सेस क्या होगा, फोर्सेस इक्वल ना हो, अनइक्वल फोर्सेस लगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो, तब क्या होगा? रिजल्ट नॉट जीरो, ओके। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन देखो, मेंशन एनी टू इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, मेंशन एनी टू इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। स्टूडेंट्स इफेक्ट ऑफ फोर्सेस बताना है, आप क्या लिख सकते हो इसमें? आप कुछ भी लिख सकते हो। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है आपको आंसर, इट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी की अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ सकती है, बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में ला सकते हैं हम फोर्स अप्लाई करने से, क्लियर। इट चेंजेस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इससे हम फोर्स अप्लाई करने से हम ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं, साइज को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेज। अब कोई भी दो इफेक्ट बताने आप कोई भी बता सकते हो, क्लियर। इज फोर्स इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? यस स्टूडेंट्स, फोर्स इज अ वेक्टर और स्केलर? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्यों? अगर हम किसी डायरेक्शन में किसी भी बॉडी के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, दैट्स व्हाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट स्केलर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम, स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, देयर आर 3 न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये 2010, 12, 13 में आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, सीबीएसई में। तो क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ? इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था स्टूडेंट? एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। क्या कह रहा है वो कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक हम बॉडी के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं करते, ठीक है, अनटिल और अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी, ओके। विच लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस द फोर्स? कौन सा लॉ है मोशन का? मोशन मतलब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। डिफाइन द फोर्स, जो फोर्स को डिफाइन करता है। तो क्या है स्टूडेंट्स? अभी हमने ऊपर बात की है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ओके। देखो ये क्वेश्चन 3 तरीके से, वो किस किस तरीके से पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ इनर्शिया, क्लियर। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है एग्जाम में और फिर आंसर देना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? डिफाइन मोमेंटम एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम का सिंबल क्या होता है? पी। मोमेंटम को हम पी से लिखते हैं, ठीक, सॉरी यहाँ मैं लिख देती हूँ, पी इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ओके। दिस इज मोमेंटम। मोमेंटम मतलब मोशन। सिंपली अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो बॉडी के पास मास तो कुछ ना कुछ होगा ही अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो, और वेलोसिटी अगर बॉडी मोशन में है तो वेलोसिटी भी होगी। तो उन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? देखो स्टूडेंट्स मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? केजी। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई मोमेंटम की? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ओके। इस तरह से आप इसकी यूनिट बता सकते हो। नेम द फैक्टर ऑन विच मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिपेंड।
स्टूडेंट्स अब वो ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर बॉडी का मोमेंटम डिपेंड करता है। तो देखो स्टूडेंट्स, मोमेंटम किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो मोमेंटम है वो किस पर डिपेंड करता है? नंबर 1 मास ऑफ द बॉडी एंड सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। फर्स्ट मास पे और सेकेंड वेलोसिटी। ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है। अगर मास और वेलोसिटी आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो मोमेंटम भी क्या होगा? बॉडी का इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट, डिफाइन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। स्टूडेंट्स अब ये मोमेंटम की डेफिनेशन पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो अभी हमने ऊपर बात की है, मोमेंटम क्या है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अभी मैंने आपको बताया था ना, वही आंसर आ गया। देखो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर? ठीक, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लिखा है इसने? m/v। ठीक, इस मोमेंटम इज अ स्केलर और वेक्टर। स्टूडेंट्स अब ये पूछ रहे हैं कि मोमेंटम स्केलर है या वेक्टर? तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, मोमेंटम क्या है? वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। यही नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही रिपीट हो रहा है। इट इज अ मोमेंटम और स्केलर, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देखो स्टूडेंट्स, ये भी क्या है? मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? अभी तो हमने किया, क्या बोलते हैं? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मीन्स अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। ठीक है, और लीनियर मोमेंटम को हम किससे लिखते हैं? p से। क्लियर? एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ p? m/v। वही बात कर रहे हैं कि m/v के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम? लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे स्टूडेंट्स हमने अभी बात की कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तीनों ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब ये सेकंड लॉ पूछ रहे हैं कि व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, फर्स्ट लॉ क्या था? जब तक हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स ना अप्लाई करें, बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। अब सेकंड लॉ क्या कहते हैं? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहते हैं? The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the unbalanced force acting on it, and the change in momentum take place in the direction of the unbalanced force. Okay, students, Newton's second law of motion क्या कहता है कि the rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force. Rate of change of linear momentum को हम कैसे लिखेंगे? dp by dt. Okay, d by dt ये क्या शो करता है? रेट ऑफ चेंज किसका? मोमेंटम का। ठीक है, डी बाई डी टी हम उसकी आगे लगाते हैं अगर कोई हमारी फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो वो यही कह रहे हैं सेकंड लॉ में कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? F = ma। ओके, यहाँ पे अगर हम मोमेंटम की वैल्यू पुट करें तो हम इसकी छोटी सी एक डेरिवेशन होती है, उससे हम F = ma डिराइव कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर? नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम से? फोर्स को। ओके, इट मीन्स आप जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम उतना क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, जो हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा है अभी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। क्लियर? तो अगर मोमेंटम फोर्स इंक्रीज होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होगा। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे आप? फोर्स। नेक्स्ट क्या है? डिफाइन 1 यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, 1 यूनिट फोर्स को डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट्स 1 यूनिट फोर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? देखो आप यहाँ से कर सकते हो, ऊपर ये फोर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है F = ma। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो यहाँ से आप 1 यूनिट फोर्स को डिफाइन कर सकते हो। क्या है? देखो, अ फोर्स इज सेड टू बी 1 यूनिट फोर्स इफ इट प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास। अगर बॉडी क्या करती है? यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है और बॉडी का मास भी कितना होना चाहिए? यूनिट। मतलब अब यहाँ पे फोर्स को लिख दोगे 1 न्यूटन। क्लियर? 1 न्यूटन फोर्स, मास इसमें बॉडी का कितना हो जाएगा? 1 kg, और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आप यूनिट फोर्स को डिफाइन कर सकते हो कि फोर्स के फॉर्मूले में हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को यूनिट के साथ 1 पुट कर दो। फोर्स की यूनिट 1 न्यूटन, मास की 1 kg, एक्सेलरेशन की 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैसे डिफाइन किया हमने? देखो फोर्स को, 1 यूनिट फोर्स को, अ फोर्स इज सेड टू बी यूनिट फोर्स इफ इट प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी। बॉडी का मास कितना होना चाहिए? ऑफ यूनिट मास मतलब 1 kg। ठीक है, जब 1 kg की बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी तो फोर्स कितना होगा? 1 न्यूटन, और 1 को यहाँ पर वो क्या बोल रहा है? यूनिट। ओके, 1 यूनिट। नेम द यूनिट ऑफ द फोर्स इन SI। फोर्स के ऐसे यूनिट पूछ रहा है स्टूडेंट यहाँ पर ये कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स।
ठीक है। इट्स वेरी फेमस यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन वॉज द नेम ऑफ साइंटिस्ट न्यूटन, और सिंबल क्या है न्यूटन का, एन। ठीक है, कैपिटल एन से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स के एसआई यूनिट को अब हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट सेम आप यहाँ पर कैसे जैसे हमने ऊपर आंसर दिए, आप सेम वही आंसर दे सकते हो कि फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन व्हेन इट प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी स्टूडेंट, व्हेन इट प्रोड्यूस, एक मिनट स्टूडेंट, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट जो इसने पूछा था यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन 1 यूनिट ऑफ फोर्स, सेम वही आंसर आप यहाँ पर भी दे सकते हो। ओके, सेम आंसर आप यहाँ पर रिप्लाई कर सकते हो। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, स्टूडेंट दिस इज ये फॉर्मूला पूछ सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। वही जो स्टूडेंट्स अभी हमने किया सेम क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को क्या नाम देते हैं, देखो फोर्स, अभी हमने किया ना कि फॉर्मूला क्या है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर। हाउ मच फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी whose momentum is constant. How much force act on a body whose momentum is constant. क्लियर। तो क्या है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, dp बाई dt। अगर यहाँ पे हम p को कांस्टेंट कर दे, p क्या है मोमेंटम, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये स्टूडेंट आप +1 में पढ़ोगे। इट मीन्स कि जो कांस्टेंट टर्म होती है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। जो d बाई dt हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम चेंज करते हैं, वो वेरिएबल टर्म का होता है, जो चीज़ चेंज हो। अब यहाँ पर वो मोमेंटम को कांस्टेंट बोल रहे हैं, तो कांस्टेंट d बाई dt कांस्टेंट टर्म को हम नहीं कर सकते, उसको टाइम के साथ हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्लियर, उसका आंसर आता है 0। तो अगर हम कांस्टेंट टर्म को d बाई dt करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो फोर्स किसकी इक्वल हो जाएगी, 0 की। ओके, देन नो फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। क्लियर। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 4 kg। क्या कह रहे स्टूडेंट्स यहाँ पर, ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, एक्सेलरेशन दे रखा है आपको कितना 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास दे रखा है बॉडी का 4 kg। फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट फोर्स। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट फोर्स। तो हमें पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ मास की वैल्यू पुट कर दो 4 और एक्सेलरेशन को पुट कर दो 2.5, मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ गया हमारे पास 10 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट देखो, ये भी एक न्यूमेरिकल है। ए बॉडी ऑफ मास 30 kg हैज अ मोमेंटम ऑफ 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी। क्लियर। गिवन क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है सबसे पहले आप गिवन टर्म देखो कि आपको गिवन क्या क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है। मास गिवन है आपको, ठीक है, मास गिवन है, और ये क्या है, मोमेंटम गिवन है। ठीक है, साफ साफ वो कह रहा है मोमेंटम की वैल्यू है 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अदरवाइज आप यूनिट से भी पहचान सकते हो कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, अब देखो हमें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड इट्स वेलोसिटी। इजी है बहुत न्यूमेरिकल। वेलोसिटी निकालनी है तो मास को हम इधर ले जाएंगे, तो इधर जाके मास का क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, p/m। अब p की वैल्यू पुट कर दो, मोमेंटम 150, मास कितना है 30, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 5। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपके पास आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, एन एथलीट ऑलवेज रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ जंप, वाई। स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि कोई भी एथलीट, कोई भी प्लेयर जंप करने से पहले, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करता है। हमने देखा है ना कि जब भी वो जंपिंग करते हैं थोड़ा पीछे से भागते हुए आते हैं, वैसा क्यों करते हैं, टू गेन द मोमेंटम सो डेट ही मे जंप हाइयर। क्लियर। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, किसी ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो आउट किया है, व्हाट इज इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी का मोमेंटम क्या होगा। क्लियर, तो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, 0। ठीक है, देखो व्हाट इज द फॉर्मूला मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। सिंस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट इज 0, क्लियर,
दैट्स वाई अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी को 0 पुट करेंगे तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा 0। तो मोमेंटम क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट पे 0, क्योंकि बॉडी जो है ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्लियर। जब हम किसी बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो आउट करते हैं तो क्या होता है, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। क्यों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। क्लियर। अगर आपको ग्रेविटी का टॉपिक पढ़ना हो तो स्टूडेंट्स आप दूसरी वीडियो में जाके पढ़ सकते हो, वहाँ मैंने ग्रेविटी के बारे में बताया है बच्चों को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन टू द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी हुज वेलोसिटी इज डबल। व्हाट विल हैपन टू द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी हुज वेलोसिटी इज डबल। अगर मोमेंटम पर क्या इफेक्ट होगा अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें। ओके। तो स्टूडेंट हमें पता है मोमेंटम किस किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे। देयरफॉर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल इफ द वेलोसिटी इज डबल। ठीक है। अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी डाउट you can put your question in comment box. I will definitely reply you. Thank you.